हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, जनरल कंपटीशन, यूपीएससी, बीपीएससी, तो फंडामेंटल राइट जो इस तरह से हम बताएंगे कि पूरा यूट्यूब पर आज तक कोई नहीं बताया होगा। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, लेकिन एक एक बातें हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किए हैं। चलिए बने रहिए इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या मौलिक अधिकार पे। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद की बात करें 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। भाग 22 होता है। भाग 22 के विषय में हम यूट्यूब पर वीडियो बनाए हुए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा या प्ले लिस्ट यूट्यूब पर बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे पहले जितना पॉलिटी का वीडियो बनाए हैं लगभग 10 वीडियो हो गया होगा। एक एक बातें, छोटी छोटी बातें कवर करते हुए आ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप पीडीएफ इसका चाहते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करने का, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब मौलिक अधिकार की बात आता है तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओ से अधिकार, ओ से अमेरिका, याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबन कर सकता है। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं कौन हमारे मौलिक अधिकार को निलंबन कर सकता है, तो राष्ट्रपति निलंबन कर सकता है। ये पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। अब चलिए मौलिक अधिकार की जो चर्चा किया गया है भारतीय संविधान में, किस किस महापुरुष ने मौलिक अधिकार की चर्चा की है। सबसे पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। और 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट में अंग्रेज से मांग किया था कि हम लोग का मौलिक अधिकार की भारतीय संविधान में चर्चा होनी चाहिए। इनके बाद कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, वहाँ भी क्या मौलिक अधिकार की चर्चा की गई थी। इनके बाद बात करते हैं मौलिक अधिकार कि जो मेन पॉइंट है उनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकार को जो निलंबित कर सकता है यह राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है। और प्रतिबंध जो लगा सकता है, यह संसद प्रतिबंध लगा सकता है मौलिक अधिकार को। इनके बाद रक्षक की बात करें तो रक्षक जो है हमारे मौलिक अधिकार के जो रक्षक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये बात भी नहीं है, लेकिन ये मौलिक अधिकार के रक्षक जरूर है। हम लोग के जो मौलिक अधिकार होते हैं उनकी रक्षक हैं। इनके बाद योग्य की बात करें, परिवर्तनीय है, कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। इनके बाद बात करते हैं मौलिक अधिकार, जो आज का मेन टॉपिक है, उनके विषय में बात करते हैं। जब मूल संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, उस समय हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। लेकिन वर्तमान में बात करें तो मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, याद रखिएगा। तो पूछे जाते हैं दोनों तरह से क्वेश्चन। मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ उस समय हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। लेकिन वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, 6 है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं।
44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार 7 था, 7 की जगह 6 हो गया। एक संपत्ति का अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को यह संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। अब यह सिर्फ कानूनी अधिकार बन गया और जिसका वर्णन अनुच्छेद 300 को में चर्चा की गई है। बात समझे, अनुच्छेद 319 को एवं 31 में की गई। इसका अनुच्छेद की बात करें जिसका वर्णन हम लोग पढ़ते थे 19 को एवं 31 में इसकी वर्णन हम लोग पढ़ते थे। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी द्वारा इसे हटा दिया गया है। बात समझे। अब चलिए, जब हटाया गया तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। जब मौलिक अधिकार को हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। और मोरारजी देसाई एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे और इन्होंने सर्वप्रथम त्यागपत्र दिया था प्रधानमंत्री के पद से। और उस समय राष्ट्रपति की बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म में जो आता है जिसको हम लोग मुस्लिम का जो धर्म होता है ये इस्लाम धर्म होता है, जिसमें 3 तलाक से रिलेटेड होता है। 3 तलाक की बात करें तो सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 3 तलाक कानून बनाया था। इन्होंने जो कानून बनाया था मुस्लिम के लिए अलग कानून और हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम और हिंदू के लिए अलग अलग कानून बनाए थे। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1937 ईस्वी में। बात समझे। अब चलिए 3 तलाक के विषय में समझ लेते हैं। 3 तलाक के विषय में जैसे मुस्लिम का जो होता है, हिंदू में क्या होता है? विवाह होता है। और मुस्लिम में जो होता है इसको हम लोग निकाह कहते हैं। जैसे हम लोग किसी से शादी करते हैं तो उसको शुभ विवाह माना जाता है हिंदू में, और मुस्लिम में जो कहा जाता है उसको निकाह कहा जाता है। बात समझे। इनके बाद बात करते हैं 3 तलाक में मुस्लिम जो होता है मोहर डाउन होता है, सिक्योरिटी मनी फॉर मैरिज, पैसा वापस। ये जो होता है मुस्लिम में मोहर डाउन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी मनी फॉर मैरिज डाउन, पैसा वापस। अगर कभी भी 3 तलाक हो गया, किसी पति पत्नी में डिवोर्स दे दिया तो उसका जो पैसा दहेज में दिया जाता उसको रिटेन किया जाता। ऐसा प्रावधान मुस्लिम के 3 तलाक कानून इस्लाम धर्म में किया गया है। अब चलिए 3 तलाक की बात जब आ गया तो 3 तलाक के विषय में हम लोग डिटेल समझ लेते हैं। 3 तलाक होता क्या है? अब देखिए, एगो होता है तलाक ए ओ हसन। तलाक ए ओ हसन क्या होता है? 90 दिन का तलाक ए सुबंत। इसका शुरुआत जो किया था सुबंत ने किया था। अब देखिए ये क्या होता है कि 3 तलाक ऐसे समझिए, अगर किसी पत्नी और पति के बीच में कोई विवाद किसी कारण चल रहा है तो अब क्या होगा वहाँ पर कि 90 दिन का समय दिया जाएगा। उसका जो होता है, जैसे हम लोग के यहाँ पंडित जी पूजा करवाते हैं, उसी तरह से उस सब में क्या होता है मौलवी होता है। लड़के के पक्ष से आते हैं, लड़का के पक्ष से भी आएगा, लड़का के पक्ष से आएगा और लड़की के भी पक्ष से आएगा। दोनों के बीच में आपस में समझौता होगा। समझौता क्या होगा? हम दोनों पति पत्नी हैं और हम दोनों आपस में तलाक देना चाहते हैं। तो तलाक देना चाहते हैं तो उसमें 90 दिन का समय दिया जाता है। 90 दिन के समय लड़की के पक्ष से भी आएगा मस्जिद में और लड़का के पक्ष में भी आएगा मस्जिद में। और वो दोनों में क्या होगा कि समझौता होगा। समझौता क्या होगा कि ऐसे समझिए, एक लड़का के पक्ष से आया बॉय लिख देते हैं और एक लड़की के पक्ष से आया गर्ल लिख देते हैं, और मस्जिद में आया और दोनों का जो होता है मौलवी साहब आए और दोनों लड़का और लड़की को आपस में समझाएंगे, बाबू तलाक तुम लोग नहीं लो। तो कहा जाता है उसमें कि हम लोग तलाक ए ओ हसन कर रहे हैं। तलाक ए ओ हसन का अर्थ हुआ कि 90 दिन जो है पति और पत्नी, पति जो है अपने घर में रहेगा और पत्नी जो है अपने घर में रहेगा। नहीं पति पत्नी से बोलेगा, नहीं पत्नी पति से बोलेगा। दोनों के बीच में आपस में कोई बोलबाज नहीं होगा। और 90 दिन के बाद पुनः अगर मान के चलिए आज 1 जनवरी है तो जिस दिन 90 दिन 3 महीना जनवरी फरवरी मार्च में जो है उसका क्या हो जाएगा फिर से, या अप्रैल में उस 90 दिन के बाद
दोनों को फिर से बुलाया जाएगा, बोलेगा आप दोनों अकेले रह पाइएगा ना। तो अगर उसमें उस समय भी कह दिया तलाक तलाक तलाक, तब 90 दिन के बाद जो है पति और पत्नी दोनों आपस में अलग हो गए। इसके बाद बात करते हैं तलाक ए हसन। तलाक ए हसन की चर्चा की गई है कि ये 30 दिन का होता है। जिस तरह से प्रक्रिया 90 दिन में हुआ, उसी तरह से 30 दिन के बाद फिर से दोनों को बुलाएगा। आप दोनों को सामने समक्ष में पूछिएगा, बोलेगा ये भी, लड़का भी बोलेगा तलाक तलाक तलाक, और लड़की भी बोलेगी तलाक तलाक तलाक। 3 बार बोल दिया तो तलाक हो गया। फिर 30 दिन के बाद बुलाया जाएगा। मतलब ये तलाक ए हसन में कहा जाता है कि 30 दिन के अंतर पे आप दोनों को समक्ष पेश किया जाएगा और बुलाया जाएगा। बात समझे। इसके बाद जो सबसे खतरनाक आता है तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत में क्या कहा गया है कि सिर्फ पति और पत्नी में, पत्नी और पति में दोनों में किसी बात के लिए विवाद हुआ, इधर से भी मौलवी साहब आएंगे, इधर से भी मौलवी साहब आएंगे, लड़का वाला पक्ष से भी और लड़की वाले पक्ष से भी, और दोनों के बीच में जो किया जाएगा, क्या किया जाएगा, सिर्फ बोल देगा तलाक तलाक तलाक, तो सिर्फ तलाक हो गया, पुनः उसको विचार के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो हमने क्या सीखा, तो तलाक ए ओ हसन में क्या सीखा कि 90 दिन के बाद पुनः बुलाया जाएगा। तलाक ए हसन में 30 दिन में बुलाया जाएगा और दोनों को पूछा जाएगा। और तलाक ए बिद्दत में क्या होता है कि एक बार सिर्फ बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो वो लाइफ टाइम के लिए तलाक हो गया। इसकी शुरुआत जो हुआ था ये 12वीं सदी में किया गया था। तलाक की शुरुआत, अंडरस्टैंड, ट्रिपल तलाक की बात करें। इनके बाद बात करते हैं 3 तलाक के विषय में कुछ बातें। 3 तलाक को तलाक ए बिद्दत कहा जाता है। इसे इंडस्टेंट तलाक या इंडस्टेंट तलाक भी कहा जाता है। पति एक ही बार में 3 बार कहते हैं तलाक तलाक तलाक। पति जो है एक बार में पत्नी को कहते हैं क्या, तलाक तलाक तलाक। यदि पति पत्नी दोनों एक दूसरे को तलाक दे तो यह मान्य होता है। तलाक ए बिद्दत में कहा गया पति पत्नी सिर्फ दोनों के बीच में एक बार बोल दे तलाक 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 3 बार तो यह मान्य होगा। लेकिन यह देखना है कि लगभग 100% मामले केवल पति ही रमामंदी में होता है, और ये 100% जो होता है ये पति के रमामंदी में होता है। पत्नी को कहने से नहीं होगा, सिर्फ पति कहेगा तब होगा। इसे सीरियत में सिद्धांत नहीं दिया गया। सीरियत मतलब ये महिलाओं को यह सिद्धांत नहीं दिया गया है। इनके बाद बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। 3 तलाक पर नया परमाणु हथियार जो बनाया है संसद ने, उनके विषय में जानते हैं। सरकार ने 27 दिसंबर को एक नए तलाक ए बिद्दत को कोमे में पेश किया। इस लॉन्च पर बहस छिड़ गई और नाम मात्र के बहिष्कार के बाद समाजवादी ने इसे मंजूरी दे दी। इस वैंकूवर को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण वैंकूवर 2018 यानी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 में नाम दिया गया है। नाम दिया गया। इस कुरान में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक ट्रिपल तलाक से संरक्षण देने के साथ साथ ऐसे मामलों में दंड का भी प्रावधान किया गया है। रियायत से होने वाली अनुमति के बाद ही यह मुस्लिम महिलाएं विवाह अधिकार संरक्षण वर्गीकृत 2018 के स्थान पर लाया गया है। अर्थात कहने का ये अर्थ हो रहा है 2018 में जो ट्रिपल तलाक कानून आया था इसमें जो ख़त्म किया गया है ये तलाक ए बिद्दत कहा गया है। अगर तलाक ए बिद्दत को ख़त्म कर दिया गया, इसकी शुरुआत 12वीं सदी में किया था, ठीक ना। तो ट्रिपल तलाक की आप लोग कमेंट में बताइएगा वास्तव में ख़त्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पति पत्नी में एक बार भी विवाद हो गया, सिर्फ पति और पत्नी बोल दिए आपस में तलाक तलाक तलाक, तो उसे तलाक
मान्य होगा। तलाक ए ओ हसन के विषय में बताएं कि 90 दिन का गैप रहेगा। तलाक ए हसन में बताएं 30 दिन में पुनः विचार के लिए बुलाया जाएगा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आज का है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है और मूल संविधान में 7 थे। इनके विषय में बताए। इससे पहले अब कौन कौन से हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, उनके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले समानता या समता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान अनुच्छेद 12 से लेकर 18 के बीच में चर्चा की गई है। इसके बाद 2 नंबर पे आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 19 से लेकर 22 में चर्चा की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। इनके बाद 5 नंबर पे आते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया। इनके बाद 6 नंबर पे आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 से 35 के बीच में किया गया है। इनके बाद एक एक करके विषय में पढ़ते हैं। एक नंबर पे जो समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान अनुच्छेद 12 से लेकर 18 के बीच में चर्चा की गई है, इनके विषय में जानते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 12 में जो किया गया, राज्य का परिभाषा दिया गया है कि किन किन राज्यों में किस तरह से मौलिक अधिकार होगा, राज्य मानने के लिए बाध्य है या नहीं है, उनकी चर्चा की गई है। इनके बाद अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। तो अल्पीकरण और संगत की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 13 में कहा गया एससी और एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के जो बच्चे होंगे वो स्कूल में नहीं पढ़ेगा, क्लास के बाहर पढ़ेगा। तो संसद ने इसको क्या कर दिया, अभी वर्तमान में हटा दिया गया है। और एससी और एसटी का जो महिलाएं होंगे वह स्तन नहीं ढकेंगे, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 13 में किया गया है। इनके बाद आते हैं अनुच्छेद 14 पे कानून का शासन, जिसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ लॉ। तो 1 नंबर पे आते हैं कानून के समक्ष सामान्य, कानून के समस्त सामान्य। 2 नंबर पे आते हैं कानून का समान संरक्षण। बात समझे। इनके बाद देखिए जो दिया हुआ है, राष्ट्रपति क्षमादान जो करता है अनुच्छेद 71 के तहत करता है। अब देखिए कुछ कुछ बातें जो होते हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो हम उसको काफ़ी बार रिवीजन करवाएंगे। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं। अब कैसे कैसे कर सकते हैं उनके विषय में हम आगे बताएंगे। राज्यपाल क्षमादान जो करते हैं अनुच्छेद 162 के तहत करते हैं। तो अनुच्छेद 14 पे चर्चा करने की बात थी। तो अनुच्छेद 14 जिसमें कहा गया रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, ये ब्रिटेन में जो है परंपरागत है, भारत में ये मानव निर्मित है। ब्रिटेन में परंपरागत मतलब पहले जैसा कानून था, अब भी उसी तरह से कानून है। ब्रिटेन में जो कहा गया है विधि के समक्ष समानता, ये नकारात्मक वाक्य है। किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। ये ब्रिटेन के संविधान में इसकी चर्चा इस तरह से किया गया है। इनके बाद कानून के नज़र में सभी समान, कानून के ऊपर कोई नहीं है। और ब्रिटेन में जो है कानून के नज़र में सभी समान है और कानून के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन उसी तरह अमेरिका की बात करें, विधि के समान संरक्षण की बात कहा गया, किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं होना चाहिए, ये संरक्षण दिया गया। इसमें सकारात्मक वाक्य की बात कही गई है। इसमें कहा गया है समान स्थिति में समान कानून और समान स्थिति में और समान कानून बनाने की बात कही गई है अमेरिका के संविधान में। अनुपातिक कानून है ये अमेरिका के संविधान में। मौलिक अधिकार का हनन होने पर, अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट जो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जो जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत जाना पड़ता है। इनके बाद अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में सरकार जो है, हमारा सरकार जो है ये क्या क्या नहीं कर सकता, धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जन्म, लिंग, स्थान आदि के भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 15(1) में किया गया, या कहीं कहीं 15(a) भी लिखा रहता। हाँ, इसके बाद अनुच्छेद 15(3) की बात करते हैं।
अपवाद में आता है अनुच्छेद 15, 3, 4 और 5, ये जो है अपवाद में ये राज्य सरकार बाध्य नहीं है। इनके बाद अनुच्छेद 15(2) पे देखिए, अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है कि अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है कि मूल भावना जो हम लोग का है, धर्म है, जाति है, धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा हमारे राज्य सरकार। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 5(2) पे, तो सार्वजनिक स्थान, दुकान, भोजनालय, होटल पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। अगर ऐसा भेदभाव कोई करता है तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। क्या क्या बताएं? अनुच्छेद 5(1) क्या कहता है, आप बहुत अच्छी तरह से समझिए। मूल भावना, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अनुच्छेद वही 15(2) क्या कहता है, उनके विषय में जानते हैं। 15(2) कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थान जैसे हो गया दुकान, हो गया भोजनालय, हो गया होटल पर नागरिक के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 15(3) पे आते हैं, इसमें चर्चा किया गया है क्या, महिलाओं को विशेष उपबंध का प्रावधान दिया गया है। जैसे रेलवे में आरक्षण दिया गया है, महिलाओं के लिए अलग से बोगी बनाया गया। इनके बाद अनुच्छेद 15(3) पे आते हैं, ये 3 हो गया ना, अब ये 4 होना चाहिए, जो मिस्ड प्रिंट हो गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के द्वारा इसे जोड़ा गया। शैक्षणिक सामाजिक पिछड़ों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(3) को जो जोड़ा गया है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी द्वारा शैक्षणिक, सामाजिक और पिछड़ों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं क्या कि प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये 1951 ईस्वी में किया गया है। जैसे कि SC और ST शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है। इनके बाद अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, अनुच्छेद 15(5) की बात करते हैं। 93 संविधान संशोधन 2006 ईस्वी के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद 15(5) में किस चीज़ की चर्चा की गई है। 73वां संविधान संशोधन 2006 ईस्वी के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण किसको कितना मिलेगा, SC का जो है उसे 10% आरक्षण मिलेगा, ST को 13% आरक्षण मिलेगा और OBC को जो आरक्षण मिलेगा ये 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इनके बाद बात करते हैं कि नोट में मूला कर्म कानून जो केरल में था, मूला कर्म कानून जो केरल में था, दलित महिलाएं छाती नहीं ढक सकती है। जिस दलित महिलाएं, मूला कर देना होता था राजा को, तो जो दलित महिलाएं हैं उसको छाती ढकने का अधिकार नहीं था। जितना बड़ा स्तन था उतना उसे टैक्स देना होता था और जितना छोटा स्तन रहता था उसे उतना कम टैक्स देना पड़ता था। नोट में याद रखिएगा, क्या दलित महिलाएं मतलब SC की महिलाएं जो होगी वह अपना छाती जो होता है वह नहीं ढक सकती है। जिसका जितना बड़ा छाती रहेगा उतना अधिक टैक्स देगा, जिसका जितना कम छोटा छाती रहेगा उतना उसको कम टैक्स लगेगा। ये मूला कर्म कानून था जो कि केरल में ये प्रचलित कानून था। इनके विषय में और डिटेल जानने का प्रयास करते हैं। लालनी नामक महिलाओं ने अपना स्तन काट दिया और उसके बाद जो कर टैक्स मांगने आता था सभी महिलाएं अपने स्तन काट देती थी। लालनी नामक प्रथम महिला केरल में ऐसी हुई जो उनके पास टैक्स मांगने आया तो उन्होंने अपना छाती काट दिया। और इनके बाद भारत में जितने भी केरल राज्य में महिलाएं थी जिनके पास भी टैक्स मांगने जाता था उन्होंने अपना छाती काट देता था। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये कानून केरल में जो बनाया गया था सही था या गलत था, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इनके बाद चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, जाति, लिंग, स्थान पर आरक्षण। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, जाति, लिंग, स्थान पर आरक्षण। जैसे बात करते हैं क्या
आरक्षण की बात करते हैं, छत्तीसगढ़, असम, बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 16(1) में लोक नियोजन में अफसर की समानता की गारंटी दी गई है। लोक नियोजन में अनुच्छेद 16(1) का था, लोक नियोजन में अफसर की समानता की गारंटी दी गई है, अर्थात नियुक्ति के समय सभी नागरिकों को समान कानून का अवसर दिया जाएगा। अब देखिए, मान के चलिए अगर बिहार कांस्टेबल का 100 वैकेंसी निकलता है कांस्टेबल का, अब इसमें कुछ जर्नल का स्टूडेंट होंगे, जो कुछ ओबीसी होंगे, कुछ एससी होंगे और कुछ एसटी होंगे, जिसका भी नियुक्ति होगा ये सभी कांस्टेबल पद पर ही वह नियुक्त होंगे। इनके बाद जिसमें पद, उन्नति, वेतन, पेंशन आदि की बातें शामिल भी हैं अनुच्छेद 16(1) में। इसके बाद अनुच्छेद 16(2) में इसमें अनुच्छेद को विखंडित किया गया है और कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है, इसमें अनुच्छेद को विखंडित किया गया है, कहा गया धर्म के स्थान पर, जाति के स्थान पर, मूल लिंग के स्थान पर, मूल वंश के स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 26 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 16(3) किसी पिछड़े क्षेत्र के मामले में सांसद सरकारी नौकरी के लिए निवास के आधार पर आरक्षण कर सकती है। कोई भी पिछड़ा राज्य है, निवास के स्थान पर उसे आरक्षण दे सकता है। ये कानून कौन बनाएगा? सांसद बनाएगा। जैसे हिमाचल प्रदेश में हिमालय से ढका हुआ क्षेत्र है, मणिपुर में, त्रिपुरा में, नागालैंड में और उत्तराखंड में इसे विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 4 को की, अनुच्छेद 16(4) को की बात करते हैं, को 17वां संविधान संशोधन 1995 ईस्वी द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत एससी एसटी के लिए पद उन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) खो की 21वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 21वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में क्या क्या जोड़ा गया है। तो इसमें जोड़ा गया है मुख्य रूप से कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जिसको हम लोग कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान। इनके बाद अनुच्छेद 16(5) पे आते हैं। इसके तहत धार्मिक संस्थाओं में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, नौकरियों के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया है। इनके बाद बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में एससी एसटी न्यूनतम प्राप्त अंक नरमी किया जा सकता है। जैसे क्रीमी लेयर का प्रावधान जो किया गया था 1993 में किया गया था रामानंद प्रसाद के द्वारा। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, जिसको हम लोग छुआछूत कहते हैं, भेदभाव कहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। ग्रामीण के आधार पर, औद्योगिक के आधार पर और शहरी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अपराध के लिए कानून बनाया गया है 1955 से लेकर 1989 ईस्वी में यह कानून बनाया गया है कि अस्पृश्यता का अंत हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव, छुआछूत नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो उनका मौलिक अधिकार का हनन होता है। अस्पृश्यता अधिनियम अपराध कानून 1955 में बनाया गया है। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं अस्पृश्यता अधिनियम अपराध कानून कब बनाया गया था, तो 1955 ईस्वी में बनाया गया था। लेकिन 1976 ईस्वी में नाम बदलकर सिविल संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। बात समझे? दोनों पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 में जो चर्चा की गई है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति किसी अपने नाम के पहले
जो है उपाधि नहीं लगाएगा, जैसे महाराज, श्री, ये सब जो होते हैं नहीं लगाएगा। नोट में विद्या और सेना जो है अपने नाम के पहले उपाधि लगा सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर की उपाधि कोई भी पढ़ के धारण करता है, जैसे जो वकील हो गया वह भी अपने नाम के पहले उपाधि लगाते हैं, अधिवक्ता लगा लेते हैं। यह सेना होता है, जनरल लिखा जाता है, कर्नल लिखा जाता है, इत्यादि जो है उनके नाम के पहले उपाधि होते हैं। अपने नाम के पहले क्या करेंगे, उपाधि नहीं लगाएंगे। इनके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार जो होते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म श्री होता है, ये क्रम से नाम दिया हुआ है। इनके बाद पद्म श्री होता है। ये जो दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 2 नंबर पे जो दिया था हमारा दूसरा अधिकार जो है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 से 22 में चर्चा की गई है, उनके विषय में जानते हैं। अनुच्छेद 19 का आता है संविधान का ये रीढ़ है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का रीढ़ किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 18 को कहा जाता है। इसमें किस किस चीज़ की चर्चा की गई है उनके विषय में जानते हैं। मूल संविधान में 7 था, हमारा मौलिक अधिकार जो था, मौलिक अधिकार जो था किस चीज़ का, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ये 7 था। लेकिन वर्तमान में जो अधिकार हैं ये हमारे 6 हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा अनुच्छेद 19F को संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। यह अब सिर्फ कानूनी अधिकार बन गया है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान अनुच्छेद 300 को में किया गया है। बात समझे। और अनुच्छेद 19 को में भी इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 19 को में किस चीज़ की चर्चा की गई है, बोलने की स्वतंत्रता, जिसको हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। अगर हाँ आप अभी किसी के सामने अपना बात को पेश करके रख सकते हैं तो ये हमारा बोलने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 को की कहते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता जो दिया गया है ये अनुच्छेद 19 को के तहत ही दिया गया है। किस किस चीज़ की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, पुतला की स्वतंत्रता, पुतला जो आप लोग जलाते हैं ये भारतीय संविधान अनुच्छेद को में इसकी वर्णन है, तभी आप किसी का पुतला का दहन करते हैं। मीडिया का स्वतंत्रता, झंडा जलाने का स्वतंत्रता, झंडा आप जो लहराते हैं, आप किसी भी धर्म का झंडा लगा देते हैं, जिसका वर्णन भारतीय संविधान अनुच्छेद को में है, और ये अपना जो है झंडा लगाते हैं। अगर ये हम लोग का अधिकार समाप्त हो जाएगा तो समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा। इनके बाद यह अभिव्यक्ति मतलब हो गया घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, आप किसी भी सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, तो इसकी चर्चा भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 को में याद रखिएगा। मौन रखने की स्वतंत्रता, अनशन पे बैठते हैं तो ये भी हमारे भारतीय संविधान अनुच्छेद को में। मीडिया, प्रेस आज सरकार से सवाल करती है, इसकी भी स्वतंत्रता। पुतला दहन, किसी नेता का पुतला जलाते हैं तो उसका भी स्वतंत्रता दी गई है। झंडा की स्वतंत्रता, झंडा आप फहरा सकते हैं अपने देश में, इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन की शुरुआत जो हुआ था ये 12 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, VVI पॉइंट है, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके बाद 2 नंबर पे आते हैं, क्या 1 नंबर पे बता दिए। 1 नंबर पे क्या क्या था देख लीजिए फिर से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, पुतला की स्वतंत्रता, झंडा की स्वतंत्रता। इनके बाद 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर पे आता है क्या, सभा करने की स्वतंत्रता, मीटिंग जिसको कहते हैं, आप मीटिंग कर सकते हैं, कि कोई भी संगठन बना सकते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद को में है। संरक्षण की स्वतंत्रता, संरक्षण, कहीं आप घूमने जाइएगा तो उसका संरक्षण सरकार करेगी। निवास करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। संपत्ति खरीदने मतलब दूसरे राज्य में आप जाके ज़मीन खरीदने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 को में। व्यापार करने की स्वतंत्रता, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 को में है, याद रखिएगा, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम शॉर्ट में बताएं, अब चलिए थोड़ा सा लॉन्ग में बता देते हैं, फिर से रिवीजन करवा देते हैं। अनुच्छेद 19 को कहिए या एक कहिए, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इनके बाद अनुच्छेद 19B पे आते हैं, शांतिपूर्वक बिना हथियार एकत्र होने पर सभा करने की स्वतंत्रता। आप जो है सरकार के खिलाफ अनुच्छेद 19B के तहत शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता, ये हमारे मौलिक अधिकार में वर्णन किया गया है। इनके बाद चर्चा करते हैं अनुच्छेद 19C की, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी राज्य एक
संघ बना सकते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से टूटकर अलग हो सकता है। इनके बाद अनुच्छेद डी पे आते हैं, देश के किसी भी क्षेत्र में आगमन करने की स्वतंत्रता। आप अपने भारत देश में किसी भी देश किसी भी राज्य में आराम से घूम फिर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। इनके बाद अनुच्छेद 19 ई की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 ई में बात करते हैं, इसमें जो चर्चा की गई है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। आप जो है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास भी कर सकते हैं और बसने की भी स्वतंत्रता की बात कही गई है। इनके बाद अनुच्छेद एफ की बात करते हैं कि कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं और अपना जीविका चला सकते हैं, ऐसा वर्णन हमारे अनुच्छेद 19 में किया गया है। इनके बाद अनुच्छेद 20 में चर्चा किया गया है, अपराध के लिए दोषी सिद्ध करने के समक्ष कि अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी है, जब तक दोषी सिद्ध नहीं हुआ है कोर्ट में, तब तक उसे कानून जो है संरक्षण दिया जाएगा। जैसे अपराध के समय जो कानून था, अगर अभी हम मर्डर किए, अभी अगर 20 साल की सज़ा है, हमको 20 साल की ही सज़ा मिलेगी। अगर नया कानून अगर सज़ा हमको 2024 अभी चल रहा है, अगर 2030 में हमको सज़ा हुआ, अगर उस समय का कानून संसद बना दिया है, अगर उसको फांसी मिलेगा तो वैसे व्यक्तियों को फांसी नहीं दिया जाएगा, 20 साल का ही सज़ा होगा। मतलब कहने का अर्थ ये हो रहा है, फिर से हम इनको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या अनुच्छेद 20 का आता है, अपराध के लिए दोषी सिद्ध करने में संरक्षण। अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, अगर अपराध 2024 ईस्वी में उन्होंने अपराध किया, किसी के साथ बलात्कार कर लिया, बलात्कार का कानून भारतीय संविधान में मान के चलिए 20 साल की सज़ा है, और इसको सज़ा, इस व्यक्ति को सज़ा मिल रहा है कब, 2030 ईस्वी में इसको सज़ा मिल रहा है। जब कानून में दोषी सिद्ध हुआ कब, 2030 ईस्वी में, तो उस समय संसद कानून बना दिया क्या कि जो अपराध करेगा, बलात्कार करेगा, उसको क्या किया जाए, फांसी पे चढ़ाया जाए। तो इस व्यक्ति ने अपराध 2024 में किया था, उस समय सज़ा 20 साल का था। इस व्यक्ति को जो सज़ा मिलेगा 20 साल का ही सज़ा मिलेगा, इसे फांसी नहीं दिया जाएगा। तो अपराध के समय जो कानून रहेगा उस तरह से उसे सज़ा दिया जाएगा। इनके बाद एक अपराध के लिए एक ही सज़ा होगा, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा होगा, और खुद के लिए विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आप लोग फिल्म सब में जो देखते होंगे, एक व्यक्ति को पकड़ कर बहुत बार पीटा जाता है और कहता है अपने खिलाफ गवाही दो, तो ऐसा कानून भारतीय संविधान में नहीं है। खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते हैं। फिर अनुच्छेद 21 में कहता है, प्राण एवं दौहिक की स्वतंत्रता। प्राण एवं दौहिक की स्वतंत्रता में चर्चा जो किया गया है, विदेश में रहने वाले, विदेश में भ्रमण करने के लिए इसी अनुच्छेद के तहत जाता है। फिर से समझा देते हैं, अनुच्छेद 21 का आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति का प्राण है और देह का भी संरक्षण की स्वतंत्रता की गई है। और विदेश जो भ्रमण करने हम लोग जाते हैं, अनुच्छेद 21 के तहत ही जाते हैं। और निलंबित राष्ट्रपति जो कर सकता है, ये राष्ट्रपति जो है निलंबन नहीं कर सकता। अनुच्छेद 21 को निलंबन राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 21 को पे 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में इसे जोड़ा गया। इसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 21 को याद रखिएगा, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में इसे जोड़ा गया। कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना होगा। राइट टू एजुकेशन की चर्चा की गई है अनुच्छेद 21 को में। इनके बाद और सब भी कानून आए हैं, उनके विषय में जानते हैं। पर्यावरण कानून जो लाया था, सुभाष कुमार वर्सेस बिहार राज्य 1985 ईस्वी में। बिहार सरकार ने केस किया किसके ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर 1985 ईस्वी में सुभाष कुमार ने भी किया कि पर्यावरण का भी संरक्षण होना चाहिए। इनके बाद अधिकार दिया गया सोने का अधिकार। सोने का अधिकार जो दिलाया गया है, ये किसने दिलाया गया है,
स्वामी रामदेव बाबा, जिसका नाम सुने होंगे, 2012 ईस्वी में सोने का भी अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को 8 घंटा सोने का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को, सोए हुए व्यक्ति को आप जगा नहीं सकते हैं। इनके बाद खाद्य पदार्थ निःशुल्क की जो बात किया गया है, ये भारत संघ के द्वारा 1912 ईस्वी से ये खाद्य पदार्थ निःशुल्क दिया जाएगा। ये कानून 2012 ईस्वी में बना। PUCN वर्सेस भारत संघ में केस किया गया और खाद्य पदार्थ निःशुल्क देने का अनिवार्य कर दिया गया। इनके बाद विदेश यात्रा करने का भी अधिकार दिया गया। कब? विदेश यात्रा करने का जो अधिकार दिया गया है, ये मेनका गांधी 1978 ईस्वी में इसके तहत दिया गया। कोई भी व्यक्ति विदेश अधिकार करने के लिए जा सकते हैं। इनके बाद बात करते हैं सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान पर निषेध। आप लोग देखे होंगे, सार्वजनिक स्थान जो रहता है वहाँ पर धूम्रपान का निषेध किया गया है। ये कानून बनाया था मुरली देवी वर्सेस भारत संघ 2007 ईस्वी में। इस तरह से सिंबल दिया जाता है। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस जो मनाया जाता है, ये 21 मई को मनाया जाता है। इस तरह से आप लोग देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर कि गैर धूम्रपान क्षेत्र, यहाँ धूम्रपान करना अपराध है। अगर अपराध करते हैं तो 2000 रुपया का जुर्माना लगेगा। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब शॉर्ट में भी इनको देख लेते हैं। पर्यावरण के विषय में आत्महत्या धारा 309 के तहत फांसी की सजा सुनाता है। स्वास्थ्य, हेल्थ की बात किया गया। पर्सनल लिबर्टी की बात किया गया। एकता और विदेश यात्रा की बात किया गया है। निजता की बात किया गया है। प्राइवेसी, तलाक की बात किया गया है। और इनके बाद धारा तलाक जो देते हैं, धारा 447 के तहत देते हैं। फिर अनुच्छेद 12 में गिरफ्तारी में भी संरक्षण का प्रावधान किया गया। और अनुच्छेद 12 में जो चर्चा किया गया है, गिरफ्तारी में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और क्या क्या प्रावधान किया गया है उनके विषय में अब जानते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कोई भी पुलिस आती है, ये दंडात्मक अपराध के बाद उसको सबसे पहले वारंट दिखाना पड़ेगा। 24 घंटा के अंदर आने जाने के समय को छोड़ करके दंडा अधिकारी के सामने पेश करना होगा। और वकील, अपने इच्छा के अनुसार वकील से क्या करना पड़ेगा? सलाह लेना। निवारक निरोधन अपराध से पहले जो कानून था उसे उस तरह से सजा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में जो आया था रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 ईस्वी में 30 दिन के लिए नज़रबंद करते थे जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। इनके बाद अनुच्छेद 22 का आता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोधन संरक्षण। अगर कुछ दशाओं में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसको बताना होगा क्या क्या, पुलिस को हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। आप किसी भी व्यक्ति को किस कारण से हिरासत में ले रहे हैं उसका कारण बताना होगा। किसको? पुलिस को। और इनके बाद 24 घंटा के अंदर आने जाने के समय को छोड़ करके उसे दंडा अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा, जिला कलेक्टर के पास। इनके बाद अनुच्छेद 22C में का मतलब 3 नंबर पे कहा गया, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी केस होता है, सबसे पहले वारंट दे भेजा जाता है पुलिस के द्वारा। हिरासत में लेने का कारण बताया जाता है, आप किस कारण से हमको हिरासत में ले रहे हैं। 24 घंटा के अंदर दंडा अधिकारी के समक्ष पेश किया जाता है और उसे अपने पसंद के वकील से लड़ने का उसे अधिकार दिया जाता है। और इनके बाद 3 नंबर पे आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है, मानव के साथ कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार नहीं करेगा। बलात्श्रम का अधिकार, तस्करी, बेकारी, बंधुत्व एवं मजदूर, बलात्श्रम, जबरदस्ती कोई भी किसी के साथ काम नहीं करवाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है अनुच्छेद 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में आप चलिए 23 के विषय में जानते हैं। मानव कोई भी व्यक्ति के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बलात्श्रम का अधिकार, आप किसी को तस्करी नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते हैं मानव को, बेकार नहीं कर सकते। बंधुआ मजदूर बांध के आप किसी को काम नहीं करवा सकते हैं। मजदूरी, बलात्, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। आप किसी भी व्यक्ति को पकड़ ले और ज़बरदस्ती ये काम करना होगा। जैसे आज हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, मेरा मन है तो पढ़ा रहे हैं, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप सर पढ़ना ही पड़ेगा। मेरा मन होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं पढ़ाएंगे, जिसकी चर्चा अनुच्छेद
23 में किया गया है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद बात करते हैं नोट में, ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगर ज़रूरत ऐसे सरकार के पड़ गया तो आपको राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन फिर अनुच्छेद 23 ये भी कहता है आप किसी के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए, बलात्कार गिरफ्तार मत कीजिए, बेकारी मत कीजिए, किसी को ज़बरदस्ती कम नहीं करवाइए। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो राष्ट्र की सेवा के लिए सरकार आपको बाध्य कर सकती है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद अनुच्छेद 24 कहता है, अब अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन पर प्रतिबंध का अर्थ हुआ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखाना गोदाम कारखाना में काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 कहता है किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को जिसका आयु 14 वर्ष से कम है, आप कारखाना में काम नहीं करवा सकते, गोदाम में काम नहीं करवा सकते हैं, और कारखाना के साथ खतरनाक वाला काम भी नहीं करवा सकते हैं। ये अनुच्छेद 24 कहता है। अगर ऐसा कोई करवाता है तो उस व्यक्ति का, उस बच्चे का मौलिक अधिकार का हनन होता है। सिपकासी पटाखा सबसे अधिक खतरनाक उद्योग है, याद रखिएगा। खाद्य उद्योग में मीथेन गैस CH4 सबसे अधिक बच्चा को उसी में झोंका जाता है, जो कि एक प्रकार के कालीन है। इनके बाद चलिए 4 नंबर पे आते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में चर्चा की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता, अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप के मामले में आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। इसके लिए सरकार उसे कोई भी जेल में नहीं डाल देगा। बात समझे। इनके बाद नोट पे आते हैं, सिख को तलवार रखना ये पर्सनल कानून है। सिख धर्म के लोग जो होते हैं वह तलवार रख सकते हैं, उसका पर्सनल कानून है। जैसे कृपाल को तलवार कहा जाता है, सिख धर्म के लोग तलवार रख सकते हैं। हिजाब मतलब बुर्का महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन सकती, हिंदू महिलाएं सिंदूर पहन सकती है। ये हमारे भारतीय संविधान में ऐसा कहा गया है। और सिंदूर की प्रारंभ जो करती है ये सीता मैया ने प्रारंभ की थी। सिंदूर पहनने का रिवाज जो आज हम लोग पहनते हैं ये सीता मैया ने की थी। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध की स्वतंत्रता। आप किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्य के लिए प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। जैसे कोई भी धर्म की आप स्थापना कर सकते हैं, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, वैधानिक खर्च सामूहिक की यह स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 कहता है क्या, धार्मिक कार्यों का धन टैक्स फ्री बट एंट्री फीस लगेगा। धार्मिक कार्यों का धन जो है, आप जो है अनुच्छेद 27 के तहत कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, टैक्स फ्री रहेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर टैक्स लगता है तो मौलिक अधिकार का हनन होगा, लेकिन एंट्री फीस लगेगा। बात समझे, एंट्री फीस आप किसी में नॉमिनेशन कराइएगा, हम इस धर्म के लोग हैं, उसका एंट्री फीस लगेगा, लेकिन उससे जो इनकम होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसीलिए बड़े बड़े मंदिर पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए किसी प्रकार का कारोपरोपण नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार जो है किसी भी धर्म का, अपना धर्म का प्रचार नहीं करेगा कि मेरे धर्म को ही मानो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 क्या कहता है इसकी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी खर्चों के लिए चलने वाले संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण नहीं, संस्थाओं में किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों के लिए बाध्य नहीं करेगा। अब देखिए अनुच्छेद 28 कहता है क्या, सरकारी खर्चे से चलने वाले संस्थाएं, जो भी सरकारी खर्च से संस्थाएं चलते, जैसे स्कूल सरकारी खर्च से चलता है, उस स्कूल के बच्चे को आप किसी भी धर्म के खिलाफ प्रोत्साहन उत्तेजना नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उस बच्चे का मौलिक अधिकार का हनन होता है। जब मौलिक अधिकार का हनन होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत उस बच्चा सुप्रीम कोर्ट चल जाएगा और अनुच्छेद 226 के तहत वो बच्चा हाई कोर्ट चल जाएगा। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
संस्कृति एवं शिक्षा के संबंध में अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा के संबंध में अधिकार जिसका वर्णन भारतीय संविधान अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया। एजुकेशन ऑफ कैटेगरी की बात किया गया है। अनुच्छेद 19 का आता है, अनुच्छेद 29 का आता है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक हितों की रक्षा, अल्पसंख्यक जो है उसकी हित की रक्षा करेगा। जैसे संस्कृत भाषा बोलता है उसकी रक्षा करेगा। लिपि, धर्म, जाति के आधार पर भी संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। आप किसी भी जाति के आधार पर है तो उसे वंचित नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 29 का आता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। अल्पसंख्यक अपनी संस्थाएं खोल सकते हैं, जैसे सरकार उन्हें भी उपलब्ध धन कराएगी। जैसे मदरसा खोल सकते हैं अल्पसंख्यक लोग जो हैं। अनुच्छेद 30 के तहत वह अपने कोई भी संस्कृत विद्यालय भी खोल सकते हैं, सरकार उन्हें इनकम प्रोवाइड कराएगी। इनके बाद आज का अंतिम मौलिक अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 से लेकर 35 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 31 की बात करते हैं, संपत्ति से वंचित की चर्चा की गई है। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसे हटा दिया गया। ये सिर्फ अभी इससे पहले भी बताया, सिर्फ यह एक प्रकार के कानून अधिकार बन गया जिसका वर्णन भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 को में भी है और 300 को में भी है। और भाग की बात करें, भाग में जो है 22 भाग में चर्चा की गई है संपत्ति का अधिकार। फिर अनुच्छेद 32 पे आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह संविधान की आत्मा, हृदय और संरक्षण जो है ये अनुच्छेद 32 है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार न्याय का एक कार्यवाही है, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। इनके बाद अनुच्छेद 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को बल आदि में लागू करने के लिए संसद की शक्ति दी गई है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध या निरस्त किया गया है। फिर अनुच्छेद 34 की बात करते हैं। सैन्य कानून लागू होने पर मूल अधिकार सीमित हो जाएगा। अगर किसी भी राज्य में सैन्य कानून लागू हो गया तो मूल अधिकार जो है सीमित हो जाएगा। अनुच्छेद 35 कहता है संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावी शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? संसद जो है मूल अधिकार को अधिक प्रभावी शक्तिशाली बनाने के लिए अधिक कानून बना सकती है। नोट पे बात करते हैं अनुच्छेद 20 और 21 सभी समाप्त नहीं होगी। अगर सैन्य कानून भी लागू हो गया तो हमारा अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होगा। इनके बाद बात करते हैं मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कहा गया है। मूल अधिकार नहीं है, क्या क्या हम लोग का मूल अधिकार नहीं है उनके विषय में चर्चा करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति हड़ताल करता है वो मूल अधिकार नहीं है, चक्का जाम करता है ये मूल अधिकार नहीं, अनिवार्य रोजगार ये मूल अधिकार नहीं है, मताधिकार ये मूल अधिकार नहीं है, राजनीतिक मतलब वोट देने का अधिकार जिसका वर्णन भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 में है, ये राजनीतिक दल प्रत्येक व्यक्ति को बनाना होगा ऐसा अधिकार नहीं है, लेकिन वोट दे सकते हैं अनुच्छेद 324 के तहत। आवास जो है एससी को अनिवार्य देना है, ऐसा मूल अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं संवैधानिक उपबंध की। संवैधानिक उपबंध क्या किया है जो कि केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। कौन कौन से? ओनली फॉर इंडियन सिटीजन को कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15, 16, 17, 15, 16, 19 और 29, 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। और विदेशी नागरिक को क्या क्या अधिकार दिया गया है उनके विषय में जानते हैं। विदेशी नागरिक को जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये विदेशी नागरिक को प्राप्त है। अब इनके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रीट के विषय में। इनको लगे हाथ पढ़ा ही देते हैं।
रीट की बात करें तो भारतीय संविधान में रीट चार तरह से चार प्रकार के होते हैं। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, इसका मतलब होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हुआ सो शरीर प्रस्तुत करना और गिरफ्तारी के 24 घंटे व्यक्ति को स्वतंत्रता। अगर किसी व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण किए गए हैं, अगर 24 घंटा पुलिस में हिरासत में लेकर के पूछताछ कर सकती है, लेकिन 24 घंटे के बाद उसको रिहा कर सकती है। इसके बाद आता है परमादेश। परमादेश क्या होता है, इनके विषय में जानते हैं। वी कमेंड, हम आदेश देते हैं कि पब्लिक ड्यूटी राष्ट्रपति राज्यपाल पर लागू ये नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करते हैं, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को डायरेक्ट आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इनके बाद होता है क्या, अधिकार प्रत्यक्ष को वारंटो। ये क्या, किसी वारंट पर कर्मचारी के पद पर संवैधानिक जांच, किसी भी व्यक्ति के कोई सरकारी नौकरी कर रहा है और उसके ऊपर क्या निकल गया, वारंट निकल गया, तो उसका सरकारी जांच होगा, डायरेक्ट उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके बाद होता है प्रतिषेध, रोक देना, बात समझे। स्टे ऑर्डर, हाई कोर्ट लॉ एंड ऑर्डर को वर्क को रोकने का ऑर्डर देता है। मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है ये हाई कोर्ट को देता है और हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये ऑर्डर देता है। प्रतिषेध का अर्थ यही हुआ। इसके बाद होता है उत्प्रेषक, पूर्णतः सूचित किया जाता है, बात समझे, पूर्णतः सूचित किया जाता है। इनके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फैलने के बाद चित्र, क्षेत्राधिकार एससी करता है। अनुचित कल्याण हाई कोर्ट करता है। प्राकृतिक के विषय में बताएगा ये, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बताएंगे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अनुच्छेद 326 के तहत मौलिक अधिकार का हनन पहुंचने पर ये कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। FAFSA का जो प्रावधान आया था भारतीय संविधान में, जो इसे जोड़ा गया, अमर्डर फॉरेंस स्पेशल एक्ट जो जोड़ा गया, इसे हिंदी में कहा गया सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम कहते हैं। यह 1958 में जोड़ा गया, बात समझे। इसके बाद UAPA 1967 में इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसका फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिवेशन प्रोहिबिशन एक्ट। इसका अर्थ हुआ यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकने अधिनियम। मूल रूप से यह कानून साल 1967 में वजूद में आया था, जिसके तहत पुलिस, CBI और अन्य जांच एजेंसी ऐसे संदिग्ध लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। इनके बाद बात करते हैं नासा की, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा बल। इसकी स्थापना की बात करें तो 1980 ईस्वी में। यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये नासा कहता है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, 1980 के तहत। इनके बाद आता है मिसा, 1971 से 1977 ईस्वी में। राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम सन 1971 ईस्वी में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। विदास्त कानून था। इसके कानून व्यवस्था बनाने रखने के लिए संस्थाओं को बहुत अधिक अधिकार दे दिए गए थे। इनके बाद बात करते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने लाए थे सार्वजनिक USA अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1985 से लेकर के 1955 में इन्होंने लाए थे। विकास सहायता डाटाबेस। इनके बाद आता है पोटा, इम्पोर्टेंट है, 2001 से लेकर 2004 के बीच में लाया गया था इसे। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों को रोक कर कानून, डाटा निवारण निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने
हैं उसमें यह सबसे प्रभावी और सार्वजनिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी में को इसे समाप्त कर दिया गया है। बात समझे। इनके बाद आता है क्या, पोटा के विषय में बताएं कि 25 अक्टूबर 2001 में इसे लागू किया गया। इसके बाद आता है यूपा 2004 होना चाहिए, या 24 हो गया, 2004 होगा, 2004 कर लीजिएगा। और 2008 और 2012 में इसे लागू किया गया था। इसके अधिनियम के तहत क्या क्या होता है, गैर गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी के तहत मामला दर्ज किया गया है। यूपीए की धारा 16 इसमें आतंकवादी कृतियों के लिए दंड दिए जाता है। यूपीए धारा 18 के तहत इसके तहत साजिश आदि के लिए दंड किया जाता है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। बात समझे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे जो देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर अपने दोस्तों के बीच अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इसका तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड करने का इसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।